सभी का ई शिक्षा संवाद चैनल में स्वागत है। जहां पर हम लोग जूम क्लासेस के साथ साथ यूट्यूब वीडियो के साथ साथ दोनों चीजों को हम लेकर यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिसमें तैयारी आप लोग कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं, वह सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन। ठीक है, सब्जेक्ट है एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग को जितनी भी तैयारियां होती हैं, जितनी भी चीजें एग्जाम्स होते हैं, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, आपका कोई भी टेट हो जिसमें साइकोलॉजी पार्ट आता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण। और सबसे महत्वपूर्ण एमएड और एमए का जो अभी सेमेस्टर वाले एग्जाम होने वाले, उनके लिए भी यहाँ पे क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं साथ ही ये बताना चाहता हूं कि जो मेरे साथ एनटीए यूजीसी नेट की आगामी आने वाली परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग भी मेरे साथ जुड़कर अपने अपनी सफलता को और अच्छे तरीके, अपनी पढ़ाई को या अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरे साथ आप शुरुआत करेंगे तो आपको बेसिक चीजों को लेकर ही आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा टारगेट केवल के 6 महीने में आपको सिलेबस कवर करके दे देना है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड होंगे। क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाएगा। ये आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। क्वेश्चन पेपर जो चलेंगे आपको वो यूट्यूब पर चलेंगे। जो डाउट्स होगा वो हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन डाउट की कोई चीज छोड़ते ही नहीं जो कि डाउट क्लियरिंग सेशन हो। लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम लोग यहाँ पर जरूर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट के, ठीक है, यूनिट फर्स्ट के सेक्शन ए का सेक्शन ए कंप्लीट करके सेक्शन बी की तरफ रुक कर चुके हैं। सेक्शन बी में आज हम लोग पढ़ेंगे यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद याद रखिएगा। ये जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं अभी शुरुआत में, ये आपका फर्स्ट पेपर में एनटीए यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी आपका आता है। और जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एजुकेशन, उसमें भी यह काफी इंपॉर्टेंट वे है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलीजम। ठीक है, रियलिज्म। लेकिन इसको पढ़ने से पहले जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पढ़ा था, समझा था, उसको भी एक बार रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रीवियस चीजें अगर हमारे माइंड में नहीं कंसेप्ट करेंगी तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि नया जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं दरअसल वो कैसे आया, किस लिए आया और कहां से आया। इन सब चीजों का उत्तर हम लोग को जानना पड़ता है ना। तो क्या आप वार्म अप क्लास के लिए तैयार हो? बताओ सभी लोग। यस सर। ठीक है, हाँ। अब आपके सामने एक क्वेश्चन हम बोलेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन है कि प्रयोजन आपका किससे है, आपका प्रयोजनवाद से हम क्यों बोल रहे हैं, हाँ, आदर्शवाद में मुख्य रूप से आदर्शवाद में सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है। आपका कह रहा है उद्देश्यों के क्षेत्र में, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, शिक्षण विधियों के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में है? आप लोग बताएं, मैं 1 मिनट में आया। उद्देश्यों के क्षेत्र में। उद्देश्यों के क्षेत्र में। हाँ, उद्देश्यों के क्षेत्र में बता रहे हैं आप लोग ना। तो उद्देश्यों क्षेत्र जी सर, मतलब कि यहाँ पर उद्देश्यों के हम क्षेत्र में। क्वेश्चन को समझेंगे तो यहाँ पे मजबूत पक्ष इनके कौन से हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चीजें तो याद रखिएगा। अगर नहीं दिखाया है तो आप लोग लिख लीजिए आइडियलिज्म में। ठीक है, आइडियलिज्म में इनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे क्या आपके, एक पर्पस था। ठीक है, सबसे पहले क्या था, पर्पस। ठीक है, पर्पस है। और दूसरे पॉइंट पर क्या आता है, अनुशासन। दूसरे पॉइंट पर इनका क्या आता है, हेलो, जी सर। हाँ, पहली प्रायोरिटी इनकी उद्देश्य होती है। ठीक है, इनके उद्देश्य होते हैं। और सेकंड प्रायोरिटी इनकी अनुशासन होता है, डिसिप्लिन। अनुशासन होता है जी। ठीक, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन पर इन्होंने ध्यान दिया। अगर पूछा जाए सबसे कमजोर पक्ष कौन सा है इनका, ये सबसे स्ट्रांग है। ये क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, स्ट्रांग पक्ष है। जब आइडियलिज्म की बात हम करते हैं तो आइडियलिज्म में सबसे स्ट्रांग पक्ष कौन से लेकर हम आएंगे, सबसे स्ट्रांग पक्ष की बात अगर हम करेंगे तो सॉरी, स्ट्रांग तो हो गए, अब मतलब कमजोर पक्ष कौन कौन से होंगे बताओ।
सर कमजोर पक्ष है इनकी जो शिक्षण विधियां कोई एक विधि नहीं लिया है, उन्होंने बहुत इन्होंने सारी ले ली। लिया है शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड जिसको बोलते हैं शिक्षण विधियां, ठीक है, टीचिंग मेथड हो जाएगा। टीचर ओरिएंटेड और क्या हो जाएगा आपका नंबर 1 पर ये है कमजोर पक्ष है, शिक्षक केंद्रित है, जो कमजोर पक्ष है इनका शिक्षक केंद्रित। और एक चीज और है, और एक पाठ्यक्रम है, ठीक है, ये पाठ्यक्रम है, ठीक है। ये दो इनके कमजोर पक्ष, कमजोर बिंदु है, इसलिए इन दोनों को भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए इसमें। क्लियर, ये 2 पॉइंट हो गए, ये 2 पॉइंट नोट करने वाले थे। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि इन्होंने कितने प्रकार के जगत को माना है। तो इन्होंने एक लाइन बोलते हैं कि धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन सा दर्शन करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन सा दर्शन करता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, आदर्शवाद। क्या होगा आपका उत्तर? हाँ, अब यहाँ पे अब यहाँ पे और क्वेश्चन जैसे आते हैं जो सुबह हम लोगों ने बोला था कि लाइबनिज ने भौतिक तत्व को माना था और मानसिक और आध्यात्मिक तत्वों को भी माना था। क्या बताओ, लाइबनिज की लाइन क्या थी? ये सर लाइबनिज जो थे, हाँ, लाइबनिज ने बहुतत्ववादी थे, तो सर इन्होंने जो है स्वीकार किया था। तो इसमें सर मतलब कि ये कह रहा है कि भौतिक तत्व को इन्होंने, ठीक है, भौतिक तत्व को, फिजिकल एलिमेंट्स को या फिजिकल एलिमेंट्स को इन्होंने मानसिक, मेंटल या स्पिरिचुअल बोला था, आध्यात्मिक, ठीक है। बताओ तो क्या ये लाइन इनकी सही है? तो लाइबनिज ने बिल्कुल सही बोला था। लाइबनिज ने बोला था कि भौतिक तत्वों के सार के रूप में आप या तो मानसिक पक्ष को या आध्यात्मिक पक्ष को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन लाइबनिज ने बोली थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है। सर लाइबनिज ने उसमें ये भी तो बोला था कि मतलब एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व कह सकते हैं इसमें। हाँ, तो इसका क्या है? ये तो एक ही में रहेगा ना सर, आध्यात्मिक ही तो रहेगा। एक व्यक्ति एक से ज्यादा चीजें बोल सकता है, कह सकता है ना, उसको स्वतंत्रता रहती है। तो लाइबनिज ने ये भी बोला था, लाइबनिज ने कहा था कि आपका बहुतत्ववादी, प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म की बात करी थी, मतलब बहुतत्ववादी बोला था। तो इन्होंने बोला कि जितने भी भौतिक तत्व हैं उनका सार रूप जो है क्या होगा, तो सार रूप में या तो इन्होंने मानसिक स्थिति को मानी या मानसिक चीजों को माने या आध्यात्मिक चीजों को माना लाइबनिज ने, इसीलिए इसको प्लूरलिज्म आइडियलिज्म कहते हैं। यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर पॉइंट ये। फिर आप ये बताइए इसमें कि हर्बार्ट की जो है, हर्बार्ट की कौन सी विधि है? निर्देशन विधि, इंस्ट्रक्शंस मेथड है आपका। अब वहीं पर अगर पूछा जाए पेस्टोलॉजी की कौन सी है? अभ्यास एवं पुनरावृत्ति विधि, ठीक है। पेस्टोलॉजी कौन सी है? प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। तो ये थी आदर्शवाद की बात। अब चलिए आदर्शवाद को एक छोटे से रूप में हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद यथार्थवाद को जानेंगे। क्यों? क्योंकि यथार्थवाद जो रियलिज्म है वो आदर्शवाद के विपरीत में आया है, विरोधाभास में आया है, ठीक है। अब आया कैसे? यही बात होती है क्यों आता है कोई दूसरा दर्शन, ठीक है। तो अब देखिए, जबकि हमारे भारतीय दर्शन में बात करते थे तो भारतीय दर्शन क्या करता था, अपने आप को सब लोग म्यूट कर लो ना, म्यूट कर लो, जिसको बोलना हो वही करेगा, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने जब भारतीय दर्शन पढ़े थे, भारतीय दर्शन जो है एक साथ एक दूसरे को लेके चल रहे थे, एक ही समकालीन था। लेकिन जब इसमें आइडियलिज्म यहाँ पे बात करेंगे, ठीक, आइडियलिज्म की, तो आइडियलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो आइडियलिज्म में सबसे पहले इसमें कौन थे? प्लेटो, ठीक है। प्लेटो ने अपनी कौन सी बुक लिखी थी? प्लेटो की बुक का नाम क्या था? द रिपब्लिका। में हम लोगों ने क्या देखा था? थ्योरी ऑफ आइडियाज, इनकी बुक से ये चीजें मिली थी। तो वहां हम लोगों ने इसको डिस्कस किया
फिर इन्होंने बोला इपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और ऑक्सियोलॉजी की बात। लेकिन एक लाइन यहाँ पर हम लोग को बात आती है जहां पर होता है विचार, ठीक है, विचार सबसे ऊंचा होता है, विचार के बाद भाव आता है, भाव के बाद आदर्श आता है, ठीक है, आदर्श आता है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन रहता है कि हम किसको श्रेष्ठ माने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन्होंने किसको माना है, आदर्श को नहीं माना है, भाव को नहीं माना है, सबसे श्रेष्ठ इन्होंने विचारों को माना है। इन्होंने केवल विचारों की, थॉट की ही पूरी ब्रह्मांड, थॉट का ही पूरा सब कुछ मान के रखा था इन्होंने, सब चीजों उन्होंने उसी के आधार पर मानी थी। इनका ज्ञान का नॉलेज, इन्होंने कहा कि किसी भी चीज के नॉलेज को, अगर इन्होंने कहा कि विचार को जानना है तो विचार को हम ऐसे साक्षात नहीं जान सकते, उसको हमें आत्मसात करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के आत्मानुभूति करनी पड़ेगी, ठीक। आत्मानुभूति मतलब क्या करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। अब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इन्होंने क्या बोला, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता पड़ेगी, आध्यात्मिकता। इन्होंने बोला कि सेल्फ रियलाइजेशन अगर आपको चाहिए तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिकता के द्वारा ही आपको आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। अब इसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने साधन बताए, साधन बताने के साथ साथ साधन बताए, साधन क्या थे आपकी ज्ञान मीमांसा में, फिर बताया कि इसके साथ साथ आपको कुछ मूल्य, कुछ वैल्यूज को माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी, वैल्यूज को माननी पड़ेगी। तो वैल्यूज इसमें कौन कौन सी थी आपकी, ट्रुथ थी, ट्रुथ थी नंबर 1, फिर दूसरे नंबर गुडनेस थी, गुडनेस थी, और नंबर 3 पर ब्यूटी थी, ठीक, ब्यूटी थी। जब ये चीजें आई तो इसी के विरोध में मान लीजिए, अब इसके बाद आया यहाँ पे रियलिज्म में, आपको पता, आइडियलिज्म में पता होगा। अब रियलिज्म में रियल वर्ड से हम समझेंगे कि सबसे पहले ये तो इसके विरोध में आया, तो इसके विरोध में आने से पहले ये जानेंगे हम लोग कि ये है क्या चीज, ठीक है, कि रियलिज्म होता क्या है। जब रियलिज्म या यथार्थवाद की बात करते हैं तो इसका इंग्लिश में अर्थ हम लोग क्या जानते हैं, इंग्लिश में इसको रियलिज्म बोलते हैं। अब रियलिज्म जो है मुख्य रूप से 2 शब्दों से बना है, ठीक है। ये बनता है, ये जानते हैं ये क्वेश्चन कहां पर आता है, ये ध्यान रखना है। जैसे आइडियलिज्म, आइडिया का अर्थ क्या होता है, हम लोग के असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं आएगा, पीजीटी में नहीं आएगा, ये बीए का जो एग्जाम देते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, उनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा जाता है। या फिर हम कहें कि पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, कहीं कहीं उसमें पूछ लेते हैं कि रियलिज्म में रियल वर्ड है, ठीक है, रियल वर्ड है, ये किससे बना है, वहां पे ग्रीक दे देंगे, लैटिन दे देंगे, इत्यादि भाषाओं का नाम दे देंगे। तो याद रखिए रियल जो है ये ग्रीक भाषा से बना है, ठीक है। ग्रीक भाषा के कौन से, ग्रीक भाषा के रेस, ग्रीक भाषा के रेस शब्द से बना है, ठीक है, RES, रेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है। जब कभी हम कक्षाओं में जाते हैं तो हमारे जो, हम लोग रियलिज्म की डायरेक्ट बात कर तो सकते हैं, लेकिन जो जीरो फिगर से आया है, जो ग्राउंड लेवल पर आया है, जमीनी स्तर से आया है, जिसको कुछ पता नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बतानी चाहिए। इससे क्या होगा, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे मतलब कि कुछ लोग जानकार हैं जो जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो दोनों के दोनों बच्चे या दोनों के दोनों स्टूडेंट आपकी क्लास में सहजता से बैठकर समझ सकेंगे, ठीक। और आपने सीधे बताया रियलिज्म का मतलब होता है कि जो वस्तु दिखाई दे जैसी हो वैसी माने, तो वहां पे फंस जाएंगे। तो यहाँ पे रियल है, रियल ग्रीक वर्ड से बना है, याद रखेंगे, ग्रीक भाषा के रेस से बना है। अब रेस का अर्थ क्या होता है, तो रेस का शब्द अर्थ होता है वस्तु, ठीक है। क्या होता है, मतलब वस्तु होता है, मतलब कि इसमें कह रहा है कि इसी प्रकार जब रेस का मतलब वस्तु हो गया तो इसको इससे मिला देंगे, तो रियल का मतलब भी क्या हुआ, वस्तु से संबंधित कोई ना कोई वस्तु। इस प्रकार रियलिज्म, अब वस्तु के अस्तित्व, ये रियल हो गया। इज्म का मतलब क्या होता है, वाद, वाद का मतलब होता है विचारधारा, मतलब वस्तु से संबंधित जो विचारधाराएं चलेंगी उसी के प्रति दृष्टिकोण होगा। मतलब कि इसमें कहा गया जिसके अनुसार जगत की वस्तुएं यथार्थ है,
जिसके अनुसार जगत की जितनी वस्तुएं हैं सत्य है। मतलब कि इन्होंने पूरी की पूरी रिलीजन की डेफिनेशन अगर इन्होंने बताई या इसका अर्थ बताया, तो इन्होंने बताया कि हमको जो वस्तु जैसे दिखाई देती है उसको उसी रूप में मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो वस्तु जैसी है, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में स्वीकार करना। ठीक है, अगर अर्थ पूछेगा जो वस्तु जैसी है, ठीक है, यहां तक इसका वर्ड का अर्थ बनता है, लेकिन इसके सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये लाइन लिखा गया। अब इतनी बातें जब हम लोगों को समझ में आ गई, तो अब सीधी सी बात समझ में आ गई कि जो वस्तु हमें दिखाई देगी उसी वस्तुओं को मानेंगे। जैसे हमें आंखों से अपने दिखाई दे रहा है ना कि कोई लड़का क्या काम कर रहा है, हमें कानों से अपने सुनाई दे रहा है ना कि कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, तो इन सब चीजों को यथार्थ से जुड़ा गया। यथार्थ का मतलब होता है जो वर्तमान में बीत रहा हो, लेकिन इसमें बोला गया कि इस दर्शन के अंतर्गत वस्तु और जगत को प्रधानता दी गई, जिसकी व्याख्या भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकारों से करी। मतलब डिफरेंट थॉट्स आए और डिफरेंट टाइप्स इनके आए, इसलिए यथार्थवाद के अनेक रूप भी हम लोग को मिले। अब उन सभी कह रहा कि उन सभी विचारधाराओं को समानता, उन विचारधाराओं में कुछ ना कुछ तो समानता होगी, तभी तो वो लोग, मतलब यथार्थवाद है, यथार्थवाद में कुछ लोग अलग अलग तो कहेंगे, लेकिन सबके कहने का मतलब क्या होगा कि जो वस्तु जैसे दिखाई दे रही है उसको वैसे ही मानना होगा हमें, तभी वो यथार्थवाद में कहलाएंगे। जैसे यथार्थवाद में संसार को वैसा ही सत्य मानते हैं जैसा हमको दिखाई देता है। अर्थात इसमें यह चीज एकदम स्पष्ट हो गई कि यथार्थ रूप जो है स्पष्ट नहीं होता है, तो वो चीज हम नहीं मानेंगे। तो इसमें इतनी चीजें बातें कही। अब बात आई कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये विरोध में क्यों आई, इसको भी जान लेना आवश्यक है कि विरोध में क्यों आई, या विरोधाभास इसको क्यों कहा गया। क्लियर, ये विरोध में क्यों आई, इसको विरोधाभास क्यों कहा गया, इस लाइन को भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें कहता है कि यथार्थवाद का विकास जो है वो आदर्शवाद के विरोध में हुआ। इसमें कहता है कि यथार्थवाद का तात्पर्य, यथार्थवाद का अर्थ होता है वस्तु के अस्तित्व से है, कि वस्तु का अस्तित्व कैसा है। तो ये बताता है मतलब कि जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, वही सत्य है। क्या है वही सत्य है, वही सत्य है। ठीक है, जो टचेबल हो, जो इसको सुन सके, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम उसको अनुभूति प्राप्त कर सके। इस प्रकार ज्ञान को हम इंद्रिय ग्राह सेंस ऑर्गन्स से भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने कैसे फिजिकल वर्ल्ड को माना, किसको माना, फिजिकल वर्ल्ड को माना। जब इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को माना तो वहीं पर इन्होंने कैसा वर्ल्ड माना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को माना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को माना। ठीक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को माना। तो पहला डिफरेंस तो हम लोगों के सामने ही आ गया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मन, इन्होंने बोला भाई मन को ये ज्यादा मानते हैं। तो यथार्थ वाले ये कहते हैं कि मन उसके शरीर का एक अंग है। ये मन जो है शरीर का एक अंग है। क्या है, शरीर का एक अंग है। ये कौन कह रहा है, ये यथार्थवाद वाले कह रहे हैं। यथार्थवाद वाले कह रहे हैं भाई ये जो मन की आप बात करते हो, तो मन जो है वो शरीर का एक अंग ही तो है। लेकिन आदर्शवाद वाले ऐसा, ये आइडियलिज्म वाले ये ऐसा नहीं कहते हैं। ठीक है, ऐसा ये नहीं कहते हैं। इन्होंने कहा कि मन ही इंद्रियों के कार्यों का संयोजन करता है। ठीक है, कह रहे कि शरीर, ठीक है, क्या करें, शरीर में मन की सत्ता है। ठीक है, शरीर में मन की सत्ता है, मन ही इंद्रियों के कार्यों का संयोजन है, इसलिए यह सब यथार्थवाद के अंतर्गत आता है।
इतनी बातें इन्होंने बताई। क्लियर है यहाँ पर कि दोनों क्यों आए एक दूसरे के विपरीत, मतलब क्यों किसके विपरीत में आया, बताओ इतने पॉइंट बोलिए। सर आदर्शवाद ने मन ही इंद्रियों के कार्य का संयोजन करता है, ये बोला है। नहीं, इन्होंने बोला है कि यथार्थवाद वालों ने बोला है जो विचार आते हैं ना, तो वो विचार हमारे कहां पर आते हैं, मन में आते हैं। इसलिए इन्होंने विचार मन से ज्यादा श्रेष्ठ विचारों को माना है। अगर आपके सामने कहीं मन और विचार दोनों चीजें दी जाएंगी तो आप विचार को, थॉट को ज्यादा इंपॉर्टेंसी देंगे मन की या माइंड की अपेक्षा। आपके सामने दो वर्ड, एक माइंड आएगा, एक थॉट आएगा, तो वहां पर आपको डिसीजन करना होगा कि आइडियलिज्म किसको श्रेष्ठ मानेगा। माना दोनों को, लेकिन किसको श्रेष्ठ मानेगा ये बताने का काम होगा हम लोगों का। ठीक है, तो वहां पर हमारे माइंड में याद रखना है कि थॉट, ठीक, थॉट पहले नंबर पर है और माइंड दूसरे नंबर पर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थॉट कहां आता है, माइंड में ही आता है। इसलिए जब आपके रिलीजन वाले में क्या बोलते हैं, रिलीजन वालों की लाइन है कि मन जो है शरीर का एक भाग है। मन क्या है, शरीर का एक भाग है, और मन जो है इंद्रियों पर, मन का कार्य जो है इंद्रियों के द्वारा शुरू होता है। ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से मन कार्य करना शुरू होता है। अरे कहीं चल रहे हैं, चलते चलते मेरे पैर में कांटा लग गया, तो मुझे बताता कौन है, मेरा मन ही तो बता। पैर उठकर मेरे कान में आके थोड़ी कहता है कि तुम्हारे पैर में कांटा लग गया। अरे वहां से सेंस ऑर्गन जाती है हमारे माइंड में, और वो मन हमारा हमें बताता है। तो यथार्थवाद इस बात को मानता है, जबकि ये कहता है कि फिर अध्यात्मवाद की ओर लेके जाता है। इसलिए दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो वहीं पे ये एक लाइन कहता है कि यथार्थवाद कोई भी दार्शनिक सिद्धांत जो भी होता है वह किसी, मतलब किसी प्रकार की चीजों या वस्तुओं के अस्तित्व पर जोर देता है। कहता है कि रिलीजन इज एनी फिलोसफिकल थ्योरी दैट emphasize the existence of some kind of things or object in contrast to theories that disciplines with the things in question in favor of word ideas और logical constructions। मतलब कि ये कह रहा है कि यथार्थवाद कोई भी दार्शनिक सिद्धांत जो देता है वह किसी भी प्रकार की वस्तुओं के अस्तित्व पर जोर देता है, या सिद्धांतों के विपरीत। कह रहा है कि यह सिद्धांतों के विपरीत जो शब्दों से बने हों, विचारों से बने हों, या तार्किक निर्माणों के पक्ष में विचारधीन जैसी चीजों, तो ये इन सब चीजों का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। जो विचारों से, जो मतलब कह रहा है कि कोई तार्किक शब्दों से बनाओ, लॉजिक लगा के बनाओ, तो वो कह रहा है कि लॉजिक नहीं में हमें हमारी आंखों जो दिखाई देगा हम उसी को ही सही मानेंगे और किसी चीज को नहीं मानेंगे। क्लियर यहाँ पे ये पॉइंट, बताओ सर। हेलो, हाँ बोलते जाइए आप। सर ये लास्ट वाला जो आपने शरीर में मन की सत्ता है लिखा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रही है। शरीर में मन की सत्ता है, ठीक है। अब आपका बॉडी है, आपको कब फील होता है, आपको कौन सूचनाएं देता है, बताओ आपको सूचनाएं कौन देता है, शरीर आपके बॉडी के बारे में। जैसे मान लो बहुत देर से आप खड़े हो और कहते हो बैठ जाए, थोड़ी देर थक गए हैं, ये थकने की बात कौन बताता है आपको, भूख लगी है, भूख लगने के लिए कौन बताता है कि आपको खाना खाने की अब जरूरत है या एनर्जी लेने की अब जरूरत है, कौन बताता है बताओ, हमारा मन बताता है। तो इसीलिए कहा गया कि हमारे जो पूरी बॉडी है उस शरीर में मन की सत्ता किस दर्शन ने मानी है। क्वेश्चन आपको यही लिख कराएगा, मन की सत्ता को शरीर में किसने मानी है, इसी को घुमा फिरा के पूछेंगे। तो याद रखना है हमारी बॉडी, शरीर में माइंड जो है, माइंड का ही पूरा यूनिवर्स चलता है, मन की ही सत्ता को हम लोग मानते हैं। तो ये इसलिए बता रहा है। क्लियर यहाँ पर ये पॉइंट। तो सर ये यथार्थवाद में आएगा या मतलब इसमें आदर्शवाद में आएगा ना? अच्छा। हाँ,
ये यथार्थवाद बोलेंगे ना कि शरीर हमें दिखाई दे रहा है ना, और उसके अंदर मन भी हमें दिखाई दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो तो इंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है ना। इंद्रियां तो हमें दिखाई दे रही है ना, आंख है, आंख देखेगी भाई, आंख देखेगी तभी तो मन उनको बता के जाएगा ना। तो इसलिए ये लाइन जो है इसके लिए ज्यादा परफेक्ट बैठेगी, ना कि इसके लिए। क्लियर? इन्होंने क्या माना है, इन्होंने कहा है कि मन जो होता है, मन में विचार होता है, विचारों को ही इन्होंने श्रेष्ठ माना है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे इसमें कहता है कि मन से काफी स्वतंत्र है इन्होंने, मतलब मन को ज्यादा अच्छा नहीं माना, शरीर को ही ज्यादा अच्छा माना है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर है? जी सर। अब देखिए एक लाइन है, इन्होंने बोला है यथार्थवाद के अनुसार द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इमेजिनरी। करेंगे, ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इमेजिनरी, ये लाइन याद रखिएगा। इन्होंने बोला है, सॉरी इसको नहीं, इन्होंने बोला है ऑब्जेक्ट्स इज, ठीक है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स, ठीक, ऑब्जेक्ट्स इज नॉट, ठीक है, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इमेजिनरी। इमेजिनरी की बात कर रहा है। अब इमेजिन करने की, इमेजिन मतलब कल्पना, कह रहा है कि यथार्थवाद के अनुसार वस्तुओं की बाहरी सत्ता काल्पनिक नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि वस्तुओं की दुनिया जो है या वस्तुओं की बाहरी दुनिया काल्पनिक नहीं है, ये कह रहा है। तो ये लाइन याद रखना है कि ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इमेजिनरी। तब क्या है, तब ये कहता है कि वास्तव में मौजूद है। क्या मौजूद है, हमारा अनुभव स्वतंत्र नहीं है, लेकिन बाहरी वस्तुओं पर हम प्रतिक्रिया निर्धारित कर देते हैं। हमारा अनुभव जो है स्वतंत्र है, क्या स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी चीज पर आश्रित होता है, इसलिए बाहरी वस्तुओं पर प्रतिक्रिया भी निर्धारित होती है, मतलब लिमिटेड चीजों में ही हम देते हैं। किसी वस्तु है, वस्तु को देखा तो वस्तुओं को निर्धारित चीजों पर ही तो हम उसके अनुमान लगाकर उसके बारे में बताएंगे। तो ये चीजें बोलता है, तो बोलता है कि आवर एक्सपीरियंस इज नॉट इंडिपेंडेंट बट डिटरमाइंस रिएक्शन टू द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आवर एक्सपीरियंस इज नॉट इंडिपेंडेंट, our experience is not, ठीक है, our experience is not independent, independent, ठीक है, IND independent but determined, ठीक, कह रहा कि but determines reaction, ठीक, but determine reaction to the external, ठीक है, to the external objects। ठीक है, ये लाइन याद रखना है, एग्जाम के की पॉइंट से बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है कि हमारा अनुभव जो है स्वतंत्र नहीं होता है, यहीं पे कह दे हमारा अनुभव सीमित होता है, स्वतंत्र नहीं, हटा दे, नॉट डिटरमाइंड के हटाकर कह दे लिमिटेड, कह कि आवर एक्सपीरियंस इज लिमिटेड। तो यहां पर वही सेंटेंस बनेगा, नॉट इंडिपेंडेंट की जगह लिमिटेड लगा दे, ठीक है, ये डिपेंडेंट लगा दे, तो वहां पर वर्ड वही बनेगा, केवल थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। कह रहा कि इंडिपेंडेंट बट डिटरमाइन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन टू द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारा अनुभव स्वतंत्र नहीं है, लेकिन बाहरी वस्तुओं पर प्रतिक्रिया निर्धारित करता है अपने अनुसार। क्यों, क्योंकि वो लिमिटेड दिखाई तो नहीं देता है कि वो लिमिटेड है, लेकिन हम लिमिटेड चीजों में ही उनके अनुभव के बारे में बताते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा अनुभव होता है वह जो बाहरी दुनिया होती है उनसे प्रभावित होता है, उनको देखकर ही हम अजम्पशन कर सकते हैं, जिसका अस्तित्व
अस्तित्व जो है होता रहा है, मतलब ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है जिनका अस्तित्व पहले से होता है उसी को हम अनुभव करके और दूसरों के लिए उसको बताना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, बताओ इतनी चीजें। अब बात आती है कि रिलीजन को दिया किसने था, तो रिलीजन को बताइए किसने दिया था, अगर रिलीजन की बात करें। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल ने दिया था। हाँ, अरस्तु ने। सर जो आपने लिखा है वो ऑब्जेक्ट इज नॉट इमेजिनरी, ये इसी का है ना रियलिज्म का? हाँ, इसी की ही बात चल रही है। अब उसकी बात तो मैंने बता दी, उसके विरोध में खत्म हो गई है। अब जितनी भी कहानी जितनी भी बातें हम करेंगे सब इसी की बातें करेंगे। ठीक है, एरिस्टोटल है ना, एरिस्टोटल है। अब एरिस्टोटल है तो अब इसमें रिलीजन की बात जब करते हैं तो रिलीजन में एरिस्टोटल का नाम आता है। इसमें जी सर। हाँ, आवाज आ रही। ये सब लिखा था तब आप लोग थे ना कि सबसे पहले इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स की मानी, सेंस को भी माना है, साइंटिफिक थिंकिंग। याद रखिए ये ट्रिक है कि आपको याद रखना है, साइंटिफिक थिंकिंग की बात इन्होंने करी। जब कभी साइंटिफिक की बात आएगी तो ये आएगा। मैटर ओवर माइंड की बात इन्होंने करी, जबकि माइंड ओवर मैटर की बात आइडियलिज्म ने करी है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने गोल्डन मैन की बात करी है, सोसाइटी की बात करी है और हैप्पी लाइफ की बात करी है। क्लियर है इतने पॉइंट सबको, बताओ। सर हमारा लिंक देर में जुड़ा तो सर हाँ सर मेरा भी छूट गया। कुछ नहीं छूटा, सब लिखा है कि रिलीजन ने क्या क्या माना है। रिलीजन ने सेंस को माना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स को माने हैं, साइंटिफिक थिंकिंग को माना है, मैटर ओवर माइंड को माना है, जबकि माइंड ओवर मैटर को आइडियलिज्म ने माना है। फिर इसके बाद इन्होंने गोल्डन मैन की बात करी है यहाँ पर, फिर सोसाइटी की बात करी है, सोसाइटी की बात ये नहीं करे हैं आपके। हैप्पी लाइफ की बात करी इन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ की बात करी है, आध्यात्मिक जीवन की आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के सेल्फ रियलाइजेशन की बात करी, जबकि इन्होंने हैप्पी लाइफ की बात करी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये चीजें बताती हैं। फिर इसके बाद अरस्तु के अनुसार हम पढ़ेंगे कि रिलीजन में क्या बातें करी गई है। सर एक बार बिगाड़िएगा नहीं, नोट कर लेने दीजिए। हाँ हाँ, सर बिगाड़िएगा, ये आइडियलिज्म वाले तो साफ कर दे सर। स्क्रीनशॉट ले लें, रुक जाइए। हाँ, ले लीजिए। सर ये दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा है सेंस के बाद? साइंटिफिक थिंकिंग। इसी में एक चीज और लिख सकते सर ये ऑब्जेक्टिव की बात रियलिज्म करता है ना ये मतलब? हाँ, रियलिज्म करता है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे या फिजिकल की बात करेंगे, ठीक है, बोलेंगे। इसमें एक लाइन आती है, ये गोल्ड मैन क्या है? कह रहा है कि रियलिटी, ठीक है, इसमें कह रहा है कि रियलिटी की बात क्या होती है, तो कहेंगे रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव एंड फिजिकल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड फिजिकल, ये लाइन आपको याद रखनी की। रियलिटी जो है आपकी ऑब्जेक्टिव और फिजिकल है यहाँ पर। हाँ, गोल्डन मैन की बात करी इन्होंने यहाँ पर कि गोल्डन मैन वर्ड जब कभी भी आएगा तो ये रियलिज्म वालों ने ही बात करी। अभी लिख लीजिए, फिर इसको बताते हैं वन बाय वन सब चीजों को। वही गोल्डन मैन डिफरेंट लेवल ऑफ लाइफ बताए थे, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन, यही वाला ना सर? अभी बताएंगे। अभी इनके इस मतलब कि अरस्तु के अनुसार यथार्थवाद में क्या क्या चीजें शामिल करी गई हैं उसको भी वन बाय वन बताते हैं ना। इधर का साफ कर दे, बताओ इस तरफ का इतना। जी हाँ, इधर का साफ करें तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। सर गोल्डमैन को हिंदी में भी गोल्डमैन ही बोलेंगे? हाँ, अब उसको हिंदी में जो भी आए, लेकिन इंग्लिश में गोल्डमैन ही बोलते हैं। चल, यहाँ पर बात करेंगे कि अरस्तु के अनुसार क्या होता है। कह रहे कि
एज पर एरिस्टोटल रिलीजम इंक्लूडेड, मतलब कि अरस्तु के अनुसार यथार्थवाद में क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं या क्या क्या चीजों को लिया इन्होंने। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, ठीक है। अरस्तु के अनुसार जब हम देखेंगे तो पहले पॉइंट में आपने क्या है, इन्होंने पहले पॉइंट में बोला है कि सेंस आर सोर्स, कह रहे कि सेंसेस आर सोर्स ऑफ नॉलेज, कि इंद्रियां ज्ञान का स्रोत है, या यहीं पर आता है इंद्रियां ज्ञान का द्वार है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, सेंसेस, दिख रहा है ना, सेंसेस दिख रहा है नहीं दिख रहा है सबको बताओ, दिख रहा सर, सेंसेस आर, दिख रहा है, सेंसेस आर सोर्सेस ऑफ नॉलेज, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ठीक, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि मैन फॉर्म्स यूनिवर्सल और कैटेगराइज फ्रॉम मेनी परसेप्शन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। इन्होंने बोला कि मनुष्य जो है समान वस्तुओं की, जैसे समान वस्तु, एक जैसी समान वस्तुएं होती हैं वैसे ही मनुष्य, मनुष्य समान वस्तुओं की कई धारणाओं से सार्वभौमिक या श्रेणियों में बनता है या बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने, तो तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इन्होंने बोला है कि मैन फॉर्म्स यूनिवर्सल और कैटेगराइज फ्रॉम मेनी परसेप्शन ऑफ मेनी परसेप्शन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या बोला कि इन्होंने हिंदी में पढ़ेंगे, कहेंगे कि मनुष्य जो है वो समान वस्तुओं की कई धारणाओं में से, कई धारणाओं से सार्वभौमिक या श्रेणियों में बना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। फिर तीसरे पॉइंट में देखिए क्या बोलता है, तीसरे पॉइंट में आपसे बोलता है कि यूनिवर्सल आर कंसेप्शंस, ठीक है, यूनिवर्सल आर कंसेप्शंस नॉट थिंग्स, ठीक है, नॉट थिंग, क्या कि सार्वभौमिक अवधारणाएं हैं जो नहीं होती हैं। सार्वभौमिक अवधारणाएं क्यों नहीं होती, क्योंकि जो वस्तु जैसे दिखाई दे रही उसको वैसे ही मानेंगे, इसमें परिवर्तनशील सत्ता कैसे हम मान सकते हैं। फिर इन्होंने बोला कि क्या बोला कि प्रेजेंट्स डिडक्टिव रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एज ए मेथड ऑफ साइंस एंड फिलॉसफी, मतलब ये बोलते हैं कि विज्ञान और दर्शन की एक पद्धति के रूप में अनुभव के आधार पर निगमनात्मक तर्क प्रस्तुत करता है। अब बताओ, इससे पहले हम लोगों ने जब बात करी थी यथार्थवाद, तो यथार्थवाद की कैसी विधि मान, सॉरी वो ये आपका आदर्शवाद कैसी विधि मानता था सर, इंडक्टिव डिडक्टिव ही मेथड मानता दोनों, कैसे मानता है डिडक्टिव मेथड, जबकि इन्होंने क्या बोला है कि विज्ञान और दर्शन की एक पद्धति के रूप में अनुभव के आधार पर निगमनात्मक तर्क प्रस्तुत करता है, ठीक। फिर इसमें कहता है कि विशेष रुचि में, अब कह रहे हैं इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर, विशेष रुचि में चीजों में समाहित रहता है कि फैंटास्टिक बाय थिंग्स, हाँ। फिर उन्होंने बोला है कि नेचर एज ए सेल्फ एविडेंस रियलिटी, मतलब उन्होंने बोला कि प्रकृति एक स्वस्पष्ट वास्तविक रूप में रहती है। फिर उन्होंने जो अभी सविता जी ने बोला था एक पॉइंट, ठीक, एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो बोला था, क्या बोला था, डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट लेवल ऑफ लाइफ, ये लाइन अगर कहीं आ जाएगी कि जीवन में भिन्न भिन्न चीजें दिखाई देती हैं हमको, तो भिन्न भिन्न चीजों जब दिखाई देती तो भिन्न भिन्न चीजों को, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से टैकल कर लेता है ना, उसको हैंडल कर देता है, तो वही गोल्डन मैन की निशानी है। वही क्या है गोल्डन मैन की, कि जिसको किसी चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और वो सहजता से आसानी से उन सब चीजों को कर ले जाता है, तो वो बात करता है यहाँ पर। क्लियर है इतने पॉइंट, बताओ सर। साइंस वाला एक बार बता दीजिए, विज्ञान क्या था सर? हाँ,
सर साइंस वाला बता दीजिए, क्या हाँ, बताया था साइंस आपने? वाले में कहता चौथा है कि साइंस का मतलब होता है, साइंस भी जो है इन्होंने साइंस को मुख्य रूप से माना है। साइंस का मतलब वैज्ञानिक पद्धति या विज्ञान की चीजों को, कि जिसको हम सेंस ऑर्गन, साइंस भी क्या कहता है, किसी भी चीज को हम जो है सेंस ऑर्गन से ही मानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में। तो वही साइंस में भी वही बोलता है। साइंस कहता है किसी भी चीज को हम चेक करेंगे, मेजर करेंगे, तब बताएंगे। इन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 2 और 2, किसी ने कहा कि 4 होता है, तो उन्होंने कहा कि ना, हम क्यों माने पहले से बताई हुई चीजों को, हम तो तुरंत करेंगे, करके देखेंगे, जब हमें दिखाई देगा, समझ में आएगा, तभी तो हम मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इतनी बातें कहता है। फिर इसके बाद बात आती है कि इसके एक्सपोनेंट कितने हैं। हाँ बोले। सर गोल्डन मैन में वो क्या क्या चीजें आती हैं जो आप पहले बता रहे थे, सविता जी बता रही थी? ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइफ, कि लाइफ में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, उनको यथार्थ रूप में वास्तविक जीवन में रहकर कैसे हम उसको सॉल्व करें, वो गोल्डन मैन भी कर सकता है ना। गोल्डन मैन का मतलब हुआ कि हर परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप में वो हर काम को सही तरीके से करे। ठीक है। अब इसमें बात आती है एक्सपोनेंट, मतलब यथार्थवाद को मानने वाले कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा। नाम भी लिख दे क्या यथार्थवाद को मानने वालों में। जी सर। हाँ, क्योंकि ये अब बता दे ये क्वेश्चन कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है पीजीटी में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, पीजीटी में बनता है या असिस्टेंट प्रोफेसर में बनता है। हम लोग के एनटीए यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, ये पीजीटी में बनता है या असिस्टेंट प्रोफेसर में बनता है, या फिर बीए का जो एग्जाम होता है ऑप्शनल, उसमें बनता है, या पीएचडी का जो एग्जाम होता है उसमें। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट की बात करेंगे। एक्सपोनेंट इसमें कौन कौन से आएंगे। एक्सपोनेंट में सबसे पहले तो अरिस्टोटल ही है। ठीक है, अरिस्टोटल है। फिर इसके आगे जो इरेस्मस का नाम सुना होगा ना, इरेस्मस। सर अंजू जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। ठीक है, इरेस्मस होता है। इरेस्मस के बाद नंबर 3 पे जो आता है, नंबर 3 पे आपका कौन है, जॉन मिल्टन। क्या नाम है, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन के साथ जॉन लॉक है आपके, नंबर 4 जॉन लॉक है आपके। लोके जिसको बोलते हैं, जॉन लोके, जॉन लॉक को होता है। फिर इसके बाद क्या आता है, फ्रांसिस बेकन। ये आपका आता है रेवले, फ्रांसिस रेवलेस आता है, फ्रांसिस रेवले। ठीक, फ्रांसिस रेव फ्रैंकोइस। ठीक है, फ्रैंकोइस रेवलेस, एक ही साथ में है। ठीक है, रेवलेस। ठीक, रेवलेस होते हैं। फिर नंबर 6 पर जो आपके आते हैं, एक आते हैं आपके मूल कास्टर। क्या आते हैं, मूल कास्टर। मूल कास्टर आते हैं। नंबर 7 पर जो आते हैं आपके फ्रांसिस बेकन आते हैं, नाम आते हैं इनका, फ्रांसिस बेकन का नाम आता है। ठीक, फ्रांसिस बेकन के साथ फिर और आते हैं वोल्फ। हाँ, एक नाम होता आता है, क्या नाम है, वोल्फ रटके, वोल्फगैंग रटके, जो हमेशा रटके के नाम से आता है। रटके का नाम, हाँ रटके, रटके का नाम आता है। फिर 9 नंबर पे कौन आता है, 9 नंबर पे या और भी आपके बर्टेड रसेल, आप लोगों ने सुना होगा। क्या सुना होगा, बर्टेड रसेल। ठीक है ना, बर्टेड रसेल, बर्टेड रसेल।
ठीक, बर्ट्रेड रसेल का नाम हम लोगों ने बहुत सुना है आपका। फिर इसके बाद और आता है, इतने नाम इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे कौन जाते हैं। एग्जाम में इरेस्मस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, जॉन मिल्टन, जॉन लोके से संबंधित पूछ लिए जाते हैं आपके। फ्रांसिस, ये कभी नहीं पूछा गया अभी तक। मूलकास्टर के बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं, बेकन के बारे में पढ़ते ही हैं, रटके भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। इनके बारे में जल्दी हम लोग को पढ़ने को नहीं मिलता है हम लोग को। क्लियर, इतने ये इनके कौन थे एक्सपोनेंट, मतलब इनको मानने वाले थे इनके, ठीक है, यहाँ पर इनको मानने वाले थे यहाँ पे। तो अब यहाँ पर अगर हम कहें कि इससे की पॉइंट्स और क्या क्या बन सकते हैं, तो की पॉइंट्स को पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मेटाफिजिक्स की तरफ हम लोग चलेंगे। की पॉइंट्स बाद में पढ़े, पूरा पढ़ने के बाद। ठीक, चलो की पॉइंट भी नोट करते चले कि सबसे पहले उन्होंने की पॉइंट्स में क्या क्या चीजें बताई हैं। ठीक, की पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। की पॉइंट्स में इन्होंने सबसे पहले बोला है कि भौतिक जगत ही वस्तु परक है, मतलब बोला कि फिजिकल वर्ल्ड एलोन इज ऑब्जेक्ट। इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को ऑब्जेक्ट बोला है। क्या पहला बोला है? फिजिकल वर्ल्ड को, फिजिकल वर्ल्ड को क्या बोला है? ऑब्जेक्ट बोला है। ऑब्जेक्ट बोला है यहाँ पर पहला पॉइंट। या ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव बोला है, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑब्जेक्टिव बोला है। फिर दूसरा पॉइंट में क्या बोला है इन्होंने? दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला कि यह ब्रह्मांड जो है विचारों से स्वतंत्र है। कह रहे कि यूनिवर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ आइडिया। इसको लिख लेंगे, यूनिवर्स इज आइडिया मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ आइडियाज। ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है कि यूनिवर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ आइडियाज, कि यह ब्रह्मांड जो है विचारों से स्वतंत्र है। जब विचारों से स्वतंत्र है तो तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया? की पॉइंट तीसरे पॉइंट में ये बताते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का एक वास्तविक उद्देश्य होता है, मतलब यूनिवर्सल हैव अ रियल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ये रियल ऑब्जेक्टिव्स को मानते हैं। क्या मानते हैं? रियल ऑब्जेक्टिव्स मानते हैं। नंबर 4 पे इन्होंने बोला है कि वस्तुओं की विशेषता जो होती है उनको एक गुणों से होती है। बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज, सिंस बोलते हैं नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू सेंस ओनली इज रियल, मतलब कि सेंस ओनली इज रियल। इन्होंने बोला है कि नॉलेज कब अच्छा माना जाएगा या कब सही माना जाएगा? ठीक, नॉलेज को कब सही माना है? जब इन्होंने कहा कि केवल सेंस से दिया जाए। उन्होंने बोला है सेंस ओनली, ठीक, क्या कह रहे हैं? सेंस ओनली इज रियल, सेंस ओनली इज रियल की बात बोला है। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है कि नॉलेज के बारे में जब कभी बात करेंगे तो यह इंद्रियों के द्वारा ही जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है उसी ज्ञान को ही इन्होंने सत्य माना है। बाकी और जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञानों को उन चीजों को इन्होंने सत्य नहीं माना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है? नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस परसेप्शन हैव एन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्ट ऑफ परसेप्शन, मतलब कि इंद्रियों का ज्ञान या इंद्रिय बोध की वस्तुओं का अस्तित्व बोध के कार्य से स्वतंत्र होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी चीज हमें समझ में आती है वो किसके द्वारा है? इंद्रियों के द्वारा होता है, और उसका अनुभव हमें पूर्व में किसी भी चीज को करने से ही प्राप्त होता है।
फिर इन्होंने बोला कि आदर्शवाद के विरोध में भौतिक वस्तुएं उनके बोध से स्वतंत्र रूप से मौजूद होती हैं। क्यों? इन्होंने क्या बोला? आदर्शवाद के विरोध में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भौतिक वस्तुएं जो होती हैं उनके समझ में आने, बोध का मतलब उनका समझ में आना, उनका अनुभव होना, उनके अनुभव से स्वतंत्र रूप से मौजूद होती हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उसमें मौजूद होती, इतनी चीजें बोलता है। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ये और ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल और ऑब्जेक्ट दे रहा तो आंसर मिल ही जाएगा, यहाँ फिजिकल वर्ड दे रहा आंसर मिल जाएगा। फंसेंगे हम कहाँ? फंसेंगे यहाँ पर। तो इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन ये दो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट भी दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि फंसना इन्हीं में ही है, किसी को फंसना है तो। क्लियर? कोई फंसेगा तो इसी में फंसेगा आपका। क्लियर है यहाँ पर? बताओ, इतनी चीजें क्लियर है। अब इसके बाद आता है कि इसमें प्रिंसिपल कितने मानेंगे। सिद्धांत की बात भी अगर हम बात करें तो सिद्धांतों की बात भी कर लेते हैं। ठीक, प्रिंसिपल की बात करेंगे या सिद्धांत की बात? ठीक, सिद्धांत की बात इसमें करेंगे। तो सबसे पहला इनका सिद्धांत क्या था? इन्होंने बोला कि फेनोमेनल वर्ल्ड इज रियल। ये जो अभूतपूर्व दुनिया है, ये सब, ये आप अपने आप को म्यूट कर लो। कौन है? सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, हाँ चलो, यहाँ पर इतनी चीज है। तो यहाँ पे जब इनके प्रिंसिपल जानेंगे तो प्रिंसिपल से रिलेटेड भी आता है कि इन्होंने फेनोमेनल वर्ल्ड को कैसा माना है। तो आप बताओगे फेनोमेनल वर्ल्ड को इन्होंने रियल माना है, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे फेनोमेनल वर्ल्ड। ठीक है, फेनोमेनल वर्ल्ड को इन्होंने क्या बोला है? रियल बोला है। क्या बोला है? रियल, रियल बोला है। फिर दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे तो सर दूसरे इसकी पॉइंट हिंदी क्या होगी? क्या बोले? सर इसकी हिंदी क्या होगी? फेनोमेनल को हम लोग क्या फेनोमेनल बोलते हैं बताओ? इसको अगर शुद्ध हिंदी घटना में के बोल, पहले हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? घटना, प्रघटना शास्त्री या अभूतपूर्व ज्ञान जो होती है, या अभूतपूर्व दुनिया, हाँ, इसको बोलते हैं अभूतपूर्व दुनिया। अभूतपूर्व, ना, ये अभूतपूर्व या प्रघटना शास्त्री या प्रघटना होगी। ठीक, लेकिन हाँ। सर इसका मतलब तो यहाँ भौतिक संसार, क्या होता है? भौतिक संसार को भी फेनोमेनल वर्ल्ड करके लिखा जा हाँ, सकता है। भौतिक संसार। या घटना घट चुकी हो वो अलग। घटना तो भौतिक संसार में ही घटती है ना। हाँ, हाँ, तो ये हो गया भौतिक संसार की बात। तो इसको दोनों बोलेंगे सर, हाँ, वो दोनों बोलेंगे ना फेनोमेनल वर्ल्ड की। फेनोमेनल वर्ल्ड जो होता है अभूतपूर्व संसार या अभूतपूर्व दुनिया की बात करें ना, तो ये होता है आपका। तो इन्होंने बोला नेक्स्ट जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, उन्होंने बोला कि इंद्रियां जो है सीखने का द्वार होती है। इन्होंने बोला है सेंसेस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग। क्या बोला है? सेंसेस आर, ठीक है, क्या बोला है? सेंसेस आर द गेटवे, ठीक है, क्या कह रहा है? सेंसेस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग मतलब कि इंद्रियां सीखने का या ज्ञान का द्वार होती हैं, या सीखने का द्वार होती हैं आपकी। ठीक है, ये लाइन भी याद रखना है कि ये कोटेशन लिख कर आ जाता है कि इंद्रियां ज्ञान का द्वार होती हैं, या किसका सिद्धांत है। तो आप बता सकते हो ये आपका रियलिज्म का सिद्धांत है, यथार्थवाद का सिद्धांत है। हिंदी में क्या लिखेंगे? इंद्रियां सीखने का द्वार होती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है एम्फेसाइज ऑन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग पर जोर दिया इन्होंने।
क्या किया है? नंबर 3 पर प्रयोग पर जोर दिया है, इम्फेसाइज, ठीक है, इम्फेसाइज ऑन अंजू जी एक्सपीरियंस, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया एम्फेसाइज ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की बात बोलते हैं। इन्होंने प्रयोग पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। फिर इन्होंने बोला कि मैन इज ओनली, क्या है कि मैन इज ओनली ए पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। इन्होंने क्या बोला कि मनुष्य, ये लाइन याद रखिए, जितने भी सिद्धांत बता रहे हैं इन्हीं सिद्धांतों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक, उन्होंने बोला कि मनुष्य केवल भौतिक संसार का हिस्सा है। तो यह किसका कथन होगा? तो आप बताओगे रियलिज्म का, मतलब कि मैन इज ओनली ए पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौथा पॉइंट हो गया आपका, बता दिया मैंने। फिर पांचवें पॉइंट में उन्होंने बोला कि प्रवेश बिंदु के रूप में इंद्रिया है, मतलब सेंस ऑर्गन एज द एंट्री पॉइंट। अब एंट्री पॉइंट किसने माना? अब क्वेश्चन आएगा कि रियलिज्म में एंट्री पॉइंट किसको माना गया है? एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब एंट्री पॉइंट क्या है, किसको माना गया? आपको दे दिए 4 ऑप्शन दे दिया, समझ लो। पहले फिजिकल दिया, दूसरे पे दे दिया ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दूसरे पे दे दिया ऑब्जेक्टिव दे दिया है। फिर इसके बाद तीसरे पे दे दिया आपका सेंस ऑर्गन, दे दिया। चौथे पे दे दिया आपको, दे दिया आर एवं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सेंस ऑर्गन होगा ना, यहाँ पर क्लियर है? यहाँ पर ये पॉइंट बताओ, क्लियर है? ये पॉइंट बताइए। जी सर। नहीं सर, हिंदी बताइए। हाँ, एंट्री पॉइंट जो है, वो रियलिज्म का एंट्री पॉइंट जो होगा वो सेंस ऑर्गन होगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग। ठीक, जहां से हमें ज्ञान प्राप्त हो, जहां से अधिगम प्राप्त होगा, वही आपका होगा आपका। अब इन्होंने बोला कि रियलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। फिर इन्होंने बोला कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, व्यावहारिक जीवन का महत्व जो है इन्होंने बहुत माना है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ की बात ये कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पर, बताओ। जी अब गोल्डन मैन की बात करें तो गोल्डन मैन के बारे में जान लो। गोल्डन मैन की अगर बात करें तो गोल्डन मैन के बारे में जान लो, नहीं तो वो छूट जाएगा। गोल्डन मैन के बारे में जानते हैं। अब गोल्डन मैन का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं कि द पर्सन हु फॉलोज ए ट्रू पर्पस। क्या कह रहे हैं? द पर्सन हु फॉलोज ए ट्रू पर्पस लीड्स ए रेशनल लाइफ ऑफ मॉडरेशन, अवॉइडिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ टू लिटिल और टू मच। इन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति एक सच्चे उद्देश्य का अनुसरण करता है वह स्वयं का एक तर्कसंगत जीवन जीता है और अति से परहेज करता है। मतलब अति का मतलब अत्यधिक चीजों से परहेज करता है और बहुत कम या बहुत अधिक की सीमा में वो सीमित रहता है, चरम सीमा में वो सीमित रहता है। इसी को उन्होंने गोल्डन मैन कहा है। ठीक है, गोल्डन मैन कहा है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? बताओ इतनी पॉइंट, जितनी चीजें बताई गई हैं आज अभी। जी सर। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग कल मेटाफिजिक्स से, हाँ बोले
सर गोल्डन मैन एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, गोल्डन मैन फिर से लो। गोल्डन मैन में कहता है कि ठीक है, गोल्डन मैन की अगर हम बात करें तो गोल्डन मैन में सबसे पहले क्या कहा है, गोल्डन मैन में बोला है कि ट्रू पर्पस। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है ट्रू पर्पस। ठीक है, ट्रू पर्पस की बात करता है यहाँ पर। ठीक, ट्रू पर्पस की बात करता है। अब ट्रू पर्पस क्या कहता है, कहता है कि द पर्सन हु फॉलोज अ ट्रू पर्पस लीड ए रेशनल लाइफ। मतलब कह रहा है कि जो व्यक्ति एक सच्चे उद्देश्य का अनुसरण करता है वह स्वयं का एक तर्क संगत जीवन जीता है। जब वह तर्क संगत जीवन जीता है तो उसके बारे में क्या बोलेंगे, प्लीज आप लोग ठीक है, क्लास तर्क संगत जीवन जीता है। अंजुलता जी अपने आप को म्यूट रहने दीजिए आप, ठीक है। तो वह तर्क संगत जीवन जीता है और अति से परहेज करता है। ठीक है, क्या करता है, अति से परहेज करता है। यहाँ पर जब अति से परहेज करेगा, अति का मतलब कोई भी चीज अत्यधिक चीजें नहीं लेगा, वो अपने आप को सीमित रखेगा, लिमिटेड रखेगा, तो उसी को उन्होंने गोल्डन मैन की उपाधि या गोल्डन मैन की संकल्पना दी है ऐसे व्यक्ति को जो हर चीज को लिमिटेड चीजों में करेगा। क्लियर, बताओ सर इसमें जैसे और भी उसमें फिलॉसफी में ये दिया है जैसे सिद्ध पुरुष वगैरह रहते हैं उसी टाइप के ना। हाँ बिल्कुल उसी टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। कल जो हम लोग कल सुबह करने वाले हैं, कल सुबह हम लोग इससे संबंधित जो इनके मेटाफिजिक्स, इपेस्टोलॉजी और ऑक्सियोलॉजी, उन तीनों को एक साथ कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ेंगे कल सुबह की क्लास में। क्लियर है सबको? जी सर। ठीक, इतने पॉइंट्स आपको बताए हैं। ये पॉइंट हर एक, ये जान लीजिए कि आपकी 1 घंटा 1.25 घंटा जो क्लास होती है वहां पे हर एक लाइन में हर एक क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग क्या करोगे, जब कभी नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने के बाद हर एक लाइन पे हर एक क्वेश्चन बना लोगे तो आपका क्वेश्चन बैंक खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। ठीक है, जब खुद ब खुद तैयार होगा तो आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने में जब कभी आपका मन ना लगे तो आप क्या करा करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया करो। ऐसे क्वेश्चन बनाओ जिसके आंसर केवल आप दे पाओ, या ऐसे तर्कपूर्ण क्वेश्चन हो जो सही तरीके से निकल कर। अब जैसे यूनिवर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ आइडियाज, अब विचारों से मुक्त कौन है, तो ऐसे विचारों से मुक्त यूनिवर्स संसार की बात कौन करता है, तो जो तत्वों की बात मानता होगा। तो ऐसे लॉजिक कर, अब 4 ऑप्शन इसके लगा दो और किसी को भेज दो ग्रुप में, तो ऐसे भेजो या ना भेजो, या ये क्वेश्चन ऐसे बना के रखो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अभी नहीं कुछ समय बाद जो है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आपका मान लो आप किताबें पढ़ लो, तो ऐसे जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करो ना तो आपके अंदर इंटरेस्ट ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा, वो चीजें और बनती जाएंगी और आगे बढ़ती जाएंगी। फिर क्या करोगे, एक सब्जेक्ट से आप दूसरे सब्जेक्ट में आपका माइंड भागने लगेगा। भागने का इन के उस चीज को भी सोचोगे कि ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ये और कहां अप्लाई आप कर सकते हो ऐसी चीजों को। ठीक है, तब आपका माइंड और तेज भागेगा आपका। क्लियर है? जी सर। चलिए सभी लोग अब आराम करिए। सभी को सुबह मॉर्निंग में कितने बजे क्लास रहेगी? यही 6 बजे, 6 या 6:15 पे ना। ठीक है सर। ठीक, चलिए ओके, सभी को जय हिंद। गुड नाइट सर। गुड नाइट, जय हिंद। जय हिंद सर। गुड नाइट सर।